किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर और दो शिकार। तकरीबन हर लैंग्वेज में, हर कल्चर में इस तरह की बात को बहुत पहले से कहा जा रहा है। कहते हैं कि 18 या इवन 17th सेंचुरी में भी इसका मतलब ये होता था कि कम से कम इफोर्ट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा कमा लेना या उसका फ़ायदा ले लेना। ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी के जो डायरेक्टर थे सिमकॉक्स, उनका यही मोटिव था, या अपने टेबल पर उन्होंने इस चीज़ को लिख के रखा हुआ था। और जब भी कभी वो अपने स्टाफ के लोगों से बातें करते तो उनसे वो कहा करते कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिटेबल होने का एक यही तरीका हो सकता है कि आप एक तीर से दो शिकार कीजिए। कम से कम इफोर्ट्स के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट या उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। सिमकॉक साहब ऑर्फन थे। जब वो 17-18 साल की उम्र के ही थे तब इसी इंश्योरेंस कंपनी ने उनमें ऑफिस बॉय की तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया था। पढ़ाई लिखाई की, प्रोग्रेस करते चले गए। जब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी तभी से वो डायरेक्टर बने, और आज उनकी उम्र 60 साल की है, वो अब भी डायरेक्टर हैं। इस काम का उनको एडिक्शन था। लाइफ में शादी ब्याह नहीं किया, फैमिली नहीं बनाई, और किसी बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। न शराब, न फीमेल, न जुआ, कुछ नहीं। दिन रात वो इस तरह के कंपनी के काम को करते। इसका एक साफ साफ रिजल्ट ये भी निकला था कि हालांकि वो टोरंटो में बैठे रहते, वहाँ के ऑफिस को देखते, लेकिन कनाडा भर के जितने भी उनके ऑफिसर्स थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेपर उनके पास आते और वो दिन रात उनको देखते रहते। इसकी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की थी। खासियत ये थी कि जिस पॉलिसी के ऊपर वो उंगली रख देते कि ये पॉलिसी फ्रॉड है, वो फ्रॉड ही निकलती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने शक जाहिर किया हो और पॉलिसी फ्रॉड ना निकली हो। बहरहाल इस वक्त उनके पर्सनल चैम्बर में, जहाँ की मीटिंग हुआ करती है, उनके टॉप के इन्वेस्टिगेटर जैक्सन बैठे हुए हैं। उन्होंने जैक्सन से कहा कि देखो जैक्सन, 2 महीना पहले 2 पॉलिसीज निकाली गई, काफ़ी बड़ी उसकी कीमत थी, लेकिन प्रीमियम बहुत ही कम था। उसकी वजह यह थी कि उन दोनों पॉलिसीज को फुल प्रूफ माना जा रहा था। लेकिन अब एक पॉलिसी होल्डर मारा गया है और अब उसके जो पैसे हैं वो 1 हफ्ते के अंदर हमको उसके बेनिफिशियरी को देना है। देखो भाई, अगर इतना सारा पैसा हम यहीं लोगों को बांटते रहे तो आगे चल के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी बात को तो मानते हैं, लेकिन अगर इस तरह की गलतियां होती रहे तो कैसे मानेंगे। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेट करो, पता करो कि ये क्या है। दरअसल ऐसा था कि वो पॉलिसी रिकॉर्डो ब्रदर्स और सिस्टर्स के नाम पर थी। दोनों ने उस पॉलिसी को निकाला था। पॉलिसी आइडेंटिकल थी और उसमें से अब भाई की मौत हो गई थी और उसकी बहन उसकी बेनिफिशियरी थी, मतलब उसका पैसा उसकी बहन को दिया जाना था। तो उस पर जैक्सन ने कहा कि देखिए सर, ये पॉलिसी तो मैंने पढ़ी है, फुल प्रूफ दिखाई पड़ती है कि भाई दोनों में से कोई भी कार एक्सीडेंट में मरता है, किसी रेलवे, ट्रेन, एरोप्लेन, किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है, आग में जल के मरता है, पानी में डूब के मरता है, रोड एक्सीडेंट में मरता है, ऐसा कुछ भी हो जाए, जहर खा ले, सुसाइड कर ले, तो पॉलिसी नलीफाई मानी जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। अब इतनी फुल प्रूफ पॉलिसी है तो इस पर शक कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देखो, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस और मैं ये कह रहा हूं कि सारे ही पेमेंट के रास्ते बंद थे। इन सबको छोड़ता हुआ वो कुछ यूं मरा। उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट है और उसका जो रिपोर्ट है उस पर साफ लिखा गया है कि भाई साहब, ये सोने के पहले इन्होंने नींद की गोली ली थी, सवेरे जागे, कुछ नींद में थे, एक लैडर लगाई, लैडर के ऊपर वो चढ़े, लैडर मतलब लोहे की सीढ़ी, उसके ऊपर वो चढ़े, कुछ नींद में थे, पैर उनका फिसला, लैडर ऊपर से फिसली, ये नीचे गिरे और लैडर इनके सर पे गिरी, ब्रेन हैमरेज हुआ, ये मर गए। भाई इतना तसल्ली बख्श तरीके से कौन मरता है कि पॉलिसी के सारे जो रूल्स है, सारी जो नॉर्म्स है, उनको छोड़ता हुआ, और वो पैसे हमको देने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो मैं बिजी रहता हूं पर तुम पे मुझे पूरा भरोसा है, इस पॉलिसी को तुम किसी भी तरह से इसका जो डिटेल्स है वो निकालो और इसके बारे में कि ये फ्रॉड है ये प्रूव करके दिखाओ। 1 हफ्ते का वक्त है, वरना हम सारे मुश्किल में आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आप बिजी रहते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात तो होगी नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ये पॉलिसी आखिर बनी कैसे थी, इसको बनाया किसने था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो भाई, ये जो ब्रदर सिस्टर्स है रिकॉर्डो, ये तो काफ़ी अमीर है। अब ऐसे हुआ था कि रिकॉर्डो साहब की डेथ तो काफ़ी जल्दी हो गई थी, तब ये दोनों भाई बहनों की उम्र करीब 30 साल के आसपास ही थी। तो इन्होंने ये किया कि उनकी प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर लिया। बहन ने बिजनेस को संभाल लिया, भाई का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो तो आर्टिस्ट हुआ करता था और यहाँ के एक प्रोटेक्टेड एरिया में, टोरंटो के, जहाँ पर कि
पुलिस वगैरह सारी कुछ होती हैं, और शहर से थोड़ा वो बाहर को भी है, वहाँ वो रहता है, दिन रात अपने आर्टिस्टिक काम को वो करता रहता है। अब ये पॉलिसी ओरिजिनली यार्डली ने बनाई थी। यार्डली हमारा जो नंबर 1 का एजेंट है, उसने, वह यार्डली हमेशा इस तरह की पार्टीज वगैरह दिया करता था, काफ़ी पैसे खर्च करता। हालांकि लोग कहते कि भाई इस तरह से पैसे खर्च करने से बिजनेस कैसे मिलेगा, लेकिन यार्डली का कहना था कि ऐसे ही पार्टी में जब आप सक्सेस पार्टी करते हो तो लोग आते हैं, वरना आप लोगों के घर जाओगे बिजनेस बेचने, कोई नहीं लेगा। भाई बिजनेस का तो पहला तरीका यही होता है कि आपको ये दिखाना होता है कि आपको बिजनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास लोग आ जाएंगे। तो उस तरह से ये मामला है। तो उसने इस तरह से दोनों भाई बहनों को उसी पार्टी में कहीं कन्विंस कर दिया था। अब उसको पॉलिसी उनको बेचनी चाहिए थी, लेकिन उसको अचानक इमरजेंसी आ गई, किसी दूर के शहर में उसके फादर की डेथ हो गई, वो चला गया इंडिफिनिट लीव पर। अब ये एक पॉलिसी ऐसे ही हमारे पास में पड़ी थी। अब ये तो तुम भी जानते हो कि जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनका मूड तो बदलते रहता है, इसका तो एक डर था। दूसरी बात ये कि मैंने अपने बिल नाम के एजेंट को बुलाया। देखो भाई, बिल को जब एजेंट बनाया गया मैंने तभी इसका अपोज किया था, लेकिन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिल से सवाल पूछा। हालांकि उसको सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी से और बोलने के तरीके से बड़े इंप्रेस थे, खूबसूरत सा है, स्टाइलिश है, बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने उससे सवाल पूछे, उसके सामने में ये सवाल रखा कि भाई जो एजेंट जिसको बनना होता है वो तो पॉलिसीज को बेचकर बनता है, तो आपको चीज़ें बेचते आनी चाहिए। तो देखिए, इस कमरे में जहां हम बैठे हैं यहाँ एक गार्बेज कैन बड़ा सा रखा हुआ है, अगर आप इसी कमरे में किसी को ये बेच कर दिखा दें तो आपको जॉब मिल जाएगी। और उसने बड़े चालाकी से ये किया कि $100 का नोट टेबल पे रखा। उसने कहा, आपने कहा इस कमरे में बेच के दिखाइए, इस कमरे में तो मैं भी हूँ, और इस कंपनी का तो कचरा भी काम का होता है, बड़ी ऊंची कीमत पे बिकता है, तो ये मेरे लिए नुकसान का सौदा तो है नहीं, तो इसको तो मैं खरीद रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बड़ा जवाब पसंद आया, लेकिन एक्चुअली वो उसके पर्सनालिटी से इम्प्रेस थे। मेरे मना करते हुए उसको अपॉइंट कर दिया। लेकिन अपॉइंट करने से क्या होता है, ये भाई साहब लड़कियों में, शराब में, जुए में सारा वक्त बिजी रहा करते, बिजनेस नहीं लाया करते थे। मैंने तकरीबन इस पॉलिसी के निकलने के 1 हफ्ता पहले उनको अपने कमरे में बुलाया, उनसे कहा कि देखो भाई, मुझे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देना होता है, तुम्हारी रिपोर्ट सारी निगेटिव आ रही है, तुम बिजनेस नहीं ला पा रहे हो, तो अब ऐसा है कि मुझे ये रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। उस पर वो परेशान हो गया, तो मुझे उस पर थोड़ा रहम आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, वो यार्डली ने कुछ पॉलिसीज़ यहाँ वगैरह वो बनाई थी, तो उनमें से कोई एक पॉलिसी ले लो, उसके क्लाइंट को कंसल्ट करो। यार्डली ने जिस तरह से कन्विंस किया था उसी तरह से तुमको भी कन्विंस करना होगा। अब है तो जो पॉलिसी है वो यार्डली की है, लेकिन ये चांस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जिस क्लाइंट्स के उसने बात की होगी उनका मिजाज बदल भी सकता है। इसके पहले कि उनका मिजाज बदल जाए, ये पॉलिसी को ले लिया जाए, तो कोई एक पॉलिसी जाके वहाँ से ले लो, उसको उसे क्लाइंट को बेच दो। यार्डली जब आएगा उसको मैं समझा दूंगा कि बड़ी मुश्किल थी, अगर आप ना आते, आप वैसे भी इंडेफिनेट लीव पर गए हैं, तो ये पॉलिसी तो बेकार हो जाती, शायद कोई और बिजनेस से ले लेता। तो हमने अपने कंपनी का बिजनेस रखने के लिए इसको इस तरह से करवा लिया है। तो ये साहब गए, हमारे जो स्टोर कीपर है रैचल, जिसके पास में इतना सारा रिकॉर्ड है, लड़की काफ़ी अपने काम में एक्सपर्ट है, तो उसके पास गए, उसने कुछ एट रैंडमली इनको पॉलिसी निकाल कर दे दी। वो पॉलिसी इसी रिकॉर्ड भाई बहन की थी। ये एक पॉलिसी बनाने की जगह दोनों पॉलिसी बना के आ गए। मेहनत की होगी बिल ने, इसमें कोई शक नहीं, दोनों भाई बहनों को कन्विंस तो किया ही होगा। और शायद उसने उनसे ये भी कह दिया था, जब मैंने रिपोर्टिंग में बाद में उससे पूछा कि भाई तुमने बेचा कैसे, तो उसने कह दिया था कि मैंने तो ये किया कि दोनों को ये बताया कि देखो फुल प्रूफ पॉलिसी है, इतना बड़ी रकम है और ऊपर से प्रीमियम बहुत कम, लेकिन इसको अगर प्रेस में दे दिया जाए, मीडिया में इसका पब्लिसिटी किया जाए, तो दोनों को पब्लिसिटी मिलेगा। भाई कैली को अपने बिजनेस में पब्लिसिटी मिलेगी, और चूंकि ये जो उसका भाई है स्टीव, वो आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाता है, तो उसको अपनी पेंटिंग बेचने में उस तरह से पब्लिसिटी मिलेगी। और दोनों ने उस पॉलिसी को ले लिया था, बहन ने भाई को, भाई ने बहन को। उस वक्त अपना नॉमिनी बनाया था, बाद में क्या हुआ था मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता। तुम वो स्टोर कीपर से जाके ही उस पॉलिसी की कॉपी ले लो, इस पर काम करना शुरू करो अब जल्दी इस काम में लग जाओ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं और काम में भी बिजी रहता हूँ, तो जैसे तुम्हारी आदत है कि तुम बात बात पे फ़ोन करके परेशान करते रहते हो, वो नहीं करो। अब उनके आवाज़ में थोड़ी तलखी थी। ये तलखी इसलिए थी कि जैक्सन से वो थोड़े बहुत नाराज भी रहा करते थे। हालांकि जैक्सन नंबर 1 के उनके इन्वेस्टिगेटर थे। नाराज होने की वजह भी पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल ही थी। दरअसल हुआ ये था कि 3 साल पहले उन्होंने अपने ऑफिस में, बल्कि अपने पर्सनल सेक्रेटरी की तरह से एक लड़की को अपॉइंट कर रखा था, जिसका नाम की सुजान था। बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। जितने भी ऑफिस में काम करने वाले थे ज़्यादातर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश किया करते, शादी ब्याह करने के मामले में या ऐसे ही
डेटिंग करने के मामले में लड़की कभी किसी को जवाब नहीं देती, ये चीज़ उनको बड़ी पसंद आ गई थी। अब वो सोच रहे थे कि ये लड़की 10 साल तक के लिए उनके लिए काम करे, क्योंकि वैसे तो उनका शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना फीमेल में इंटरेस्ट, लेकिन वो ये चाहते थे कि इसकी अच्छी पर्सनालिटी से बिजनेस मिलता है, जहां भी कहीं जाते हैं लोगों से मिलते हैं, लड़की साथ में होती है तो इम्प्रेस हो जाते हैं, तो ये चलता है। तो इससे 10 साल तक अगर ये काम करती रहे साथ में तो बहुत सारा बिजनेस तो ये वैसे भी लाकर देगी। उन्होंने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी और वो सोच रहे थे कि आगे चलकर इसके साथ कुछ और प्लानिंग भी करते हैं, किसी और ब्रांच में इसको भेज के काम करवा ले, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। उसकी मुलाकात हो गई जैक्सन से, जैक्सन से उसने शादी कर ली। अब शादी क्यों की? जैक्सन की पर्सनालिटी वैसे तो अच्छी थी, मगर इतने भी खूबसूरत नहीं थे, इतने भी अमीर नहीं थे कि लड़की उनसे शादी कर लेती। दरअसल बात यह थी कि सुजान सेक्रेटरी के काम को बड़ी मुसीबत के साथ कर रही थी, वो नहीं करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी इन्वेस्टिगेटर बनने की। 5 बार वो एग्जाम दे चुकी थी, 5 बार वो फेल हो चुकी थी। एग्जाम वैसे डिफिकल्ट भी होती है। उसको ये मौका बड़ा अच्छा लगा। उसने जैक्सन से, जब जैक्सन ने उसके सामने कुछ प्रपोजल वगैरह रखा तो उसने पहले बार में क्लियर कर दिया कि मैं अब अगर शादी कर लेती हूं तो इस तरह से सेक्रेटरी का काम नहीं करूंगी। जैक्सन साहब बड़े खुश हो गए कि भाई चलो, इतनी खूबसूरत सी लड़की हाउसवाइफ बन के रहेगी, कितनी अच्छी बात है। उसने कहा वो बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेटर की तरह से काम करूंगी। भाई तुम किसी ना किसी को असिस्टेंट तो रखते ही हो, पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसे नहीं देना है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी बदले में, जिसको कि सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, और मेरी इकलौती एक ये शर्त है तुमसे शादी करने की। जैक्सन ने कहा कि चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब जैक्सन ने उस सुजान के साथ काम करना शुरू किया तब पता चला कि सुजान के पास सर्टिफिकेशन भले ही नहीं हो, लेकिन किसी भी मामले को जांचना, पूछताछ करना, सवाल पूछना, एनालिसिस करना, ये सारा उसको बड़ा अच्छा आता है। बड़े इंप्रेस हुए, उसको साथ में वो रखने लगे। अब हुआ ये कि उसने जैसी शादी की, जॉब से रिजाइन कर दिया। अगर वो शादी कर लेती और फिर भी सेक्रेटरी का काम करते रहती तो शायद सिमकॉक साहब को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने इनसे शादी कर ली। दूसरा ये कि जब भी कभी ये ऑफिस में आए, अपने असिस्टेंट के तौर पे उसको सामने लाए, तो एक तो जख्म दिया, ऊपर से आप नमक छिड़क रहे हो उसके ऊपर में, तो सिमकॉक साहब को इस चीज से बड़ा अटपटा सा लगता था, तो इसलिए उनकी आवाज में थोड़ी तलखी भी थी। खैर इस बात को जैक्सन भी समझते थे। उन्होंने कहा ठीक है। वहां से वो निकले, रैचल से मिले, उस पॉलिसी की कॉपी ली और साथ साथ उसको भी बुलाया सुजान को अपने कैबिन में। वहां बैठ के वो डिस्कशन करने लगे। जब वो डिस्कशन होने लगा तो सुजान ने कहा कि देखो, ये सारे मामले में 2 ही लोग सस्पेक्ट बनते हैं। जब भी इस तरह की कोई पॉलिसी में गड़बड़ी होती है, इतनी जल्दी कोई मर जाता है और पैसे देने पड़ते हैं, तो वो तो सिमकॉक साहब सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये टेलर मेड प्लान लगता है। हालांकि वो आर्टिस्ट था, तो रात में अगर वो स्लीपिंग पिल लेके सोता होगा ये बड़ी बात नहीं है। सुबह उठा होगा, उसकी आंखों में नींद होगी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। लैडर पे चढ़ा, गिरा, लैडर उसके सर पे गिरी, ऐसे एक्सीडेंट्स तो आम है, होते रहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इसका प्रोविजन इस पॉलिसी में नहीं था, काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ रही है और इसलिए सिमकॉक साहब उखड़े हुए हैं। तो ऐसे तो लगता है कि इस पॉलिसी में गड़बड़ी तो कहीं कुछ नहीं हुई होगी। अब वो अपना एक काम कर रहे हैं सिमकॉक साहब, तो हमको भी करना पड़ेगा। तो जब इस तरह की पॉलिसीज बनती हैं तो 2 ही लोगों पे शक होता है। एक तो होता है एजेंट, जिसको कि पॉलिसी के इन आउट्स पता होते हैं, वो तो है बिल। दूसरा होता है बेनिफिशियरी। अब जैसा कि इस पॉलिसी में लिखा हुआ है दोनों ही पॉलिसीज के अंदर में कि बहन ने भाई को बेनिफिशियरी बनाया था और भाई ने बहन को बेनिफिशियरी बनाया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा तो बहन के पास जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको इस बहन को ही चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बिल जो हमारा एजेंट है उसका तो इस मामले में कहीं कोई कनेक्शन नहीं लगता। अगर आगे निकल आएगा तब देखा जाएगा। इस बात को उन्होंने मान लिया, कैली से अपॉइंटमेंट लिया, वहां पर वो गए, कुछ दरियाफ्त भी की उसके मामले की। तो पता चला कि कैली और स्टीव ने, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, तब ये डिसाइड कर लिया था कि अपने अलग अलग रास्ते वो चुनेंगे, क्योंकि उनमें काफ़ी फर्क भी था। जहाँ कैली एक हार्डकोर बिजनेस पर्सन हुआ करती थी, वहीं पे भाई आर्टिस्ट टाइप का था, तो दोनों का साथ साथ रहना तो मुश्किल था। तो प्रॉपर्टी का डिवीजन कर लिया, दोनों अपने अपने रास्ते लग गए। खैर उन्होंने कैली से मुलाकात की, उसके पास गए, उनसे पूछा, तो कैली ने उनको बताया कि देखे साहब, वो जो विला थी हमारी पुरानी वाली, वो तो मैंने अपने पास में रख ली, उसके एवज में इसको मैंने पैसे दे दिए थे स्टीव को, और वो शहर के बाहर उस प्रोटेक्टेड एरिया में जहाँ पर कि काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह होती है, वहाँ वो रहा करता था। हमने अपने सारे जो सर्वेंट्स थे या स्टाफ था, फादर के मरने के बाद तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत रही नहीं थी। हालांकि हमारे काफ़ी वफादार थे, तो हमने उनको काफ़ी पैसे वगैरह दिया, उनको यहाँ से भेज दिया। सिर्फ मुडरोज, जो कि
सिक्योरिटी इंचार्ज उस वक्त हुआ करता था, उसकी ज़रूरत मुझे यहाँ भी पड़ती है, इस ऑफिस की भी देखभाल करने, उसको ही हमने रखा हुआ है। वही मेरे और मेरे भाई के बीच में कनेक्शन की तरह से काम करता था। मैं जब भी कभी उससे बात करनी होती है स्टीव से, तो स्टीव का तो कहना था कि भाई फ़ोन वगैरह नहीं किया करो, उससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे सोचना पड़ता है। तो मैं पेपर्स वगैरह लेके मुडरोज को ही भेजा करती थी। कुछ सक्सेशन के पेपर, यानी कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं जो मेरे नाम पे ट्रांसफर होने जा रही थी, उसके कुछ पेपर्स मैंने लेके उसको मुडरोज को वहाँ भेजा भी था। मुडरोज उससे मिला और वहाँ से वो लौट आया। अब खैर ये सारी बातें जैक्सन के साथ हो रही थी, लेकिन सुजान, जैसे कि उसकी आदत थी कि वो ऑफिस के और लोगों से भी थोड़ी बहुत पूछताछ कर रही थी। पता चला कि कैली का बिजनेस कोई इतना भी बड़ा नहीं है। अब वो किस तरह से उसको रन कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। हालांकि उनके उसके फादर की मौत हुए थोड़ा अरसा हो गया है, लेकिन बिजनेस में तो अप डाउन आते रहते हैं, तो फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा वो नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा उसने एक बात को और भी नोटिस किया कि वैसे तो कैली खुद ही ड्राइव करती थी, ड्राइवर कभी रखती ही नहीं थी, लेकिन उस ऑफिस से इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी लंच टाइम में वो कोई 2 मौकों पर बाहर गई थी। उसने अपनी कार को वहां से नहीं निकाला था, और दोनों ही बार तकरीबन वो कुछ 1 या 1.5 घंटे के लिए बाहर रही थी और वापस वो लौट कर आ गई थी। और ये दोनों ही उसके बाहर जाने के बीच में जो डिस्टेंस था वो करीब करीब 1 महीने का था। मतलब 1 महीना पहले वो एक बार गई और दूसरी बार फिर वो दोबारा गई। तो उसने ये बात बाद में जब जैक्सन निकल आए तो उनसे बातचीत करके उनसे पूछी, तो जैक्सन ने कहा कि अगर वो बाहर जाती है और इस तरह से टैक्सी लेके जाती है तो भाई हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है उसका अफेयर होगा, किसी के साथ उसका चक्कर रहा होगा, कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसको छिपाना चाहती होगी, इससे हमारा क्या लेन देन, इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सुजान ने कहा कि देखो, इस तरह की तफ्तीश जब हम करते हैं तो हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना होता है कि कोई भी जो पॉइंट है वो हमको कहीं ना कहीं लीड करके लेके जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचें कि इससे हमारा क्या लेन देन है, तो हम इसको तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खैर वो इस तरह से बातचीत करते करते अपने ऑफिस में पहुंचे। जैसे ही वो बाहर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि यार्डली जैक्सन के ऑफिस के बाहर एक चेयर पे बैठे हुए हैं। अब जैक्सन यार्डली को, जो कि नंबर 1 के उनके एजेंट हुआ करते थे, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते थे। एक तो बात ये थी कि यार्डली पॉलिसी बेचे और उसका इन्वेस्टिगेशन जैक्सन करे। मतलब कि यार्डली जिस पॉलिसी को बेच रहे हैं उसमें खामियां निकालना जैक्सन का काम। तो एक तो वैसी प्रोफेशनल राइवलरी हो गई। दूसरी बात यह कि जब सुजान उस ऑफिस में आई थी और इतनी खूबसूरत थी, तो यार्डली ने भी उसके सामने शादी के लिए प्रपोजल रखा था, जिसको कि सुजान ने मना कर दिया था। जबकि यार्डली जैक्सन से काफी ज्यादा अमीर थे और पर्सनालिटी में इतने भी कोई बुरे नहीं थे कि जैक्सन से बहुत ही पीछे रह जाएं। बावजूद उसके मना कर दिया। उसकी वजह यह थी कि सुजान का इकलौता शौक या इकलौता एक जो उसके सामने मोटिव था वो था इन्वेस्टिगेटर बनने का। भाई यार्डली तो थे एजेंट, वो चाह के भी उसको इन्वेस्टिगेटर ना बना पाए होते। अब ये अलग बात है कि सुजान ने शादी के बाद जैक्सन की और भी बहुत सारी क्वालिटीज को देखा, लेकिन पहले तो ये क्वालिटीज का उसको पता नहीं था। उसने तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए ही शादी की थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये पता है कि आपका एक राइवल जो पहले अभी आपकी जो वाइफ बन गई है उसमें कभी इंटरेस्टेड था, तो हस्बैंड को तो देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। सुजान से कहा जब तुम्हारी बातचीत हो जाए तो तुम आ जाना, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने फॉर्मली उसको यार्डली को हाय हेलो कह दिया, वो चले गए। सुजान ने कहा चलो भाई तुम्हारे ऑफिस में बैठ के ही बात करते हैं। वो यार्डली के साथ उनके ऑफिस में गई। उसने कहा कि ये क्या हुआ, तुम तो इंडेफिनेट लीव पे गए थे, कहा तो जा रहा था कि तुम 6 महीने तक लौटोगे ही नहीं, अब तुम कैसे लौट आए। तो उसने कहा कि भाई मुझे आना पड़ा क्योंकि यहाँ क्लाइंट्स वगैरह कॉल कर रहे थे, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब फैमिली की ट्रेजेडीज तो चलते रहती है, वो तो सॉल्व ही हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बिजनेस तो नहीं छोड़ा जा सकता। और तुम जानती हो कि बिजनेस को मैंने कैसे खड़ा किया है, बड़ी बड़ी पार्टीज में इन्वेस्ट किया है। अब अगर ऐसे पैसे चला जाए तो बड़े मुश्किल हो जाए। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम आ गए, क्या तुम जानते हो कि तुमने किसी को क्लाइंट बनाया था, उसकी मौत होगी। उसने कहा कि हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर भी आया हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, पॉलिसी मेरी थी, उसको बिल ने बेच दिया। तो उस पर सुजान ने कहा कि ये तो अटपटी बात नहीं लगती। भाई तुम इंडेफिनेट टाइम के लिए गए थे, कितनी देर तक वेट करते, इतने बड़े क्लाइंट, 2-2 पॉलिसीज हाथ में थी, हाथ से निकल गई होती, उसने बेच दिया, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो उस पर उन्होंने कहा कि दिल को क्या आता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कियों में घूमता रहता है, और पैसे कहाँ से मिलेंगे इसी चक्कर में रहता है। तो उसने कहा कि तुम्हें इस पर क्या शक होता है। तो उसने कहा कि देखो भाई, मेरा तो ये शक है कि जब ये पॉलिसी उसने बनाई थी इतनी कम प्रीमियम के, इतने सारे पैसों वाली, तो जाहिर सी बात है कि उसने उसमें कोई एक रास्ता भी निकाला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्री प्लान हुआ होगा, पॉलिसी पहले इसने बेच दी, दिमाग का तो ये बहुत छोटा है। हो सकता है कि जो बेनिफिशियरी कैली है, जिसको पैसे अब मिलने जा रहे हैं 1 हफ्ते में ही, उसने इसको कन्विंस किया होगा किसी तरह से
और इन्होंने स्टीव के मरने का इंतजाम कर लिया होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, ये बहुत दूर की एक पॉसिबिलिटी लग रही है और ये काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम है, पर इसलिए एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। पर अब तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। मान लेती हूँ कि कैली ने स्टीव के बारे में डिटेलिंग या इस पॉलिसी की जो डिटेलिंग्स थी वो सारी की सारी इससे निकाल ली थी, बिल से। ये भी मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर स्टीव के मौत का इंतजाम किया होगा। मगर सवाल यह है कि अब जब ये पैसा कैली को मिलेगा तो वो पैसा क्यों और कैसे इस तक पहुंचेगा, बिल तक के? क्योंकि अगर कैली उसको मना कर देती है तो बिल चाहकर भी वो पैसा तो उससे नहीं ले सकता। तो ऐसा क्या पेंच है, ऐसी क्या बात है कि वो उससे फिर भी पैसा वसूल कर लेगा? तो यार्डली ने कहा कि हाँ, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ कि ये क्या मैटर हो सकता है। खैर वो थोड़ा देर उनसे वो डिस्कशन करती रही, वापस लौट के जैक्सन के पास आई। उसने जैक्सन से कहा कि देखो जैक्सन, इस बात का तो मैंने हल ढूंढ निकाला है कि कैली जो 2 बार अपने ऑफिस से अपनी कार को न ले जाते हुए टैक्सी लेकर गई थी, वो क्यों गई होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो क्यों गई होगी। तो उसने कहा कि देखो, इसमें एक कोई तीसरा शख्स भी है। उसने बिल का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, वो ले भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं थे उस बात के। और यार्डली के बारे में अगर वो कह देती कि यार्डली ने सारे पॉइंट्स दिए हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। जैक्सन तो उसको मना ही कर देते, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि एक बुरे सोर्स से अच्छी अगर आपको सलाह मिले या अच्छी इंफॉर्मेशन मिले तब भी आप उसको नहीं लेते हो। तो ये बात यहाँ भी हो सकती थी। तो उसने उसका नाम तो नहीं लिया। उसने कहा कि देखो, वो 2 बार बाहर गई, अपने कार को लेकर नहीं गई, टैक्सी को लेकर गई है। अब ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर कि आप अपनी कार लेकर जाओ तो उससे फर्क पड़ सकता है। जैक्सन सोचा कि मैं नहीं समझता हूं इस बात को। उसने कहा कि भाई, मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो जहां पर की शादी होती है, उसकी सिस्टम यह है कि आप पहले बार जाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए, 1 महीने के बाद जाइए और मैरिज को रजिस्टर्ड कर लीजिए। उस चीज़ को कई बार सीक्रेट भी रखा जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसके 1 महीने के डिफरेंस में 2 बार बाहर जाना, ये इस बात से क्लियर हो जाता है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो में अपनी कार लेकर जाते हो तो आपको उनके पार्किंग लॉट में उसको पार्क करना पड़ता है। कैमरास लगे होते हैं, वो लोग बोलकर नहीं बताते मगर इस चीज़ का वो रिकॉर्ड रखते हैं क्योंकि उनको फ्रॉड वगैरह रोकने में उससे मदद मिलती है। तो कौन किस कार में आया, इससे जब उनको पता चल जाए तो उससे उसका बैकग्राउंड वो चेक कर लेते हैं। और इसीलिए इस बात को टालने के लिए वो अपनी कार लेके नहीं, टैक्सी में वहां पर गई हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, लेकिन अगर उसने इस तरह से सीक्रेटली मैरिज कर भी लिया है तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा कि देखो, अगर इससे उसने शादी की है, उसने अब भी बिल का नाम लिया, उसने कहा जिससे उसने शादी की है अगर वही इसके मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो ये बात जैक्सन के समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, ऐसा कोई शख्स तो हो सकता है। खैर वो दोनों ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफिस में गए, कैली के बारे में दरियाफ्त की। वैसे तो खैर वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन अब चूंकि सुजान इस तरह की खूबसूरती का इस्तेमाल करना जानती थी और वहाँ के क्लर्क से वो बहुत सारी बातों को निकाल भी सकती थी, उसने इस बात को निकाल दिया। पता चला कि इसकी शादी किसी विलियम से हुई थी। अब जैक्सन बाहर निकल कर आए, उन्होंने झल्ला के कहा, चाहे विलियम से हुई हो चाहे किसी और से हुई हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका तो इससे कोई लेन देन ही नहीं है। भाई हो सकता है उसका सीक्रेट लवर होगा जिसका वो बताना नहीं चाहती कि सक्सेशन का कुछ प्रॉब्लम होगा पेपर्स का, कि ऐसे किसी शख्स से शादी कर ले तो शायद प्रॉपर्टी रिवर्ट भी हो जाए। ये हमारा मामला नहीं है और एक ही हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि देखो, अब 2 काम करते हैं, हमारे दोनों की एक जगह एक साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यूँ करो कि इस विलियम के बारे में यहीं रह के पता लगाओ और मैं ये दोनों भाई बहनों के बैकग्राउंड को चेक करता हूँ कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, और अगर एक बार मैं वो चेक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं ये सारी डिटेलिंग निकालूंगा। हम दोनों इस चीज़ को लेकर 2 या 3 दिन के बाद में मिलते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। अब ये सुझाव रैचल को पसंद आ गया, ये सुझाव सुजान को पसंद आ गया। जैक्सन वहां से गए, उन्होंने पता किया तो उनको ये पता चला कि दोनों भाई बहनों की जो माँ थी उसकी मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी, अभी दोनों काफ़ी छोटे थे। और तो स्टाफ जैसा था वो तो था, लेकिन स्टाफ में सबसे एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो थी लेडी सुलेवान, जो कि मिक्स ब्रीड की थी। मतलब उसके फादर जो थे वो फर्स्ट नेशन से थे और माँ थी वो कुछ ब्रिटिश कैनेडियन वगैरह कुछ थी ऐसे। तो वो इनके यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, उसका अपना शादी ब्याह नहीं हुआ, लंबे अरसे तक वो काम करती रही। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब दोनों भाई बहनों में प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ तो उसको उन्होंने रिलीव कर दिया और अब वो कहीं फर्स्ट नेशन के एरिया में, नॉर्दर्न इलाके में रहती है। स्टीव वहाँ पहुँचे, उससे मिले, उससे बातचीत की।
तो उसने कहा कि देखिए, दोनों भाई बहनों में रिलेशंस बचपन से ही ठीक नहीं थे, उनमें काफ़ी झगड़े और झंझटें हुआ करती थी। उसकी वजह ये थी कि कैली में बहुत सारे मर्दों के जो कैरेक्टर्स होते हैं कि सख्ती से बोलना, सख्ती से काम करना, वो सारा था। भाई थोड़ा सा एफिमिनेट, यानी जिसको हम वुमेनिश कहते हैं, नर्म लहजे का, और वो ऐसे इस तरह के ये सारे काम करता था। बहन को शक था कि शायद ये गे है, इस तरह का कुछ मामला है। और जैकरी नाम का इसका एक दोस्त इससे मिलने को भी आया करता था। बहन इससे बड़ा चिढ़ा करती थी। खैर, फादर के मरने के बाद एक अच्छा मौका मिला तो दोनों अलग अलग हो गए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो सीढ़ी पर से गिर के मरा है। तो उसने कहा कि नहीं, वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता था, उसको ऊंचाई पे चढ़ने से डर लगता था। तो अगर ये इस तरह से हुआ है तो यहाँ कुछ गड़बड़ी तो हो सकती है। फिर उन्होंने वो जैकरी के बारे में पता किया, वापस लौट कर आए, जैकरी से मिले। तो जैकरी ने कहा कि देखिए साहब, आप अगर इस बारे में मुझ पर शक कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आपका शक जो है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा था, यहाँ कुछ पॉइंट्स जिससे हम मिलते थे। पहला तो ये था कि हम में एक आर्टिस्टिक कनेक्शन था, भाई मैं भी आर्टिस्ट, वो भी आर्टिस्ट, इस वजह से हम मिला करते थे। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम एक सोशल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, जिसका कि वो अकेला ट्रस्टी था। वो मुझे ट्रस्टी बनाने जा रहा था, लेकिन उस बीच में उसकी मौत हो गई। इसके अलावा हम अपने पेंटिंग्स की, क्योंकि मैं भी पेंटिंग्स बनाता हूँ, तो मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया करते। और सबसे बढ़कर बात ये थी कि यहाँ से टोरंटो से निकलकर हम लॉस एंजल्स में अपने बिजनेस को शिफ्ट करने की सोच रहे थे, उसी चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें कि हम जो पुराने एक्टर्स हैं, चाहे टीवी के हो चाहे फिल्मों के हो, जो अब रिटायर्ड हो गए, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते। इससे हमको काफ़ी मौका मिलता आगे चलकर अपने काम को करने का। लेकिन इस बीच में उसकी मौत हो गई, तो वो चीज़ तो वैसे ही रह गई। बाकी रही ये बात कि भाई हम गे है या हमारे आपस में इस तरह के ताल्लुकात है, तो उसने एक मैरिज इन्विटेशन कार्ड निकाला, दिया। उसने कहा कि ये रखिए, 1 हफ्ते के बाद ही मेरी शादी होने जा रही है। तो ये आपको काफ़ी बता देगा इस बात को कि हमारे में इस तरह के कॉन्टैक्ट या कनेक्शंस तो नहीं थे। खैर, ये सारी बात लेकर, इन्फॉर्मेशन लेकर वो जाकर मिले अपनी वाइफ सुजान से उनका थोड़ा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद में दोनों ने फिर इन्फॉर्म कर दिया सिमकॉक्स साहब को कि आप एक मीटिंग रखवाइए, ये मामला सॉल्व हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, वही हमने किया है कि एक तीर से हमने 2 शिकार किए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस का भी इंतजाम कर लीजिएगा, और जो स्टाफ के सारे लोग हैं उनको बुला लीजिए, और इस मामले में जो जो हैं इन्वॉल्व उन सभी को बुला लीजिए। बहरहाल वो मीटिंग बैठी। अब उस मीटिंग के अंदर में सारे के सारे लोग ही वहां पर थे। तो उसमें से जैसे इनके स्टाफ के लोगों में बिल, जो कि पॉलिसी जिन्होंने बेची थी, यार्डली जो कि उनके नंबर 1 के एजेंट थे, रैचल जो कि स्टोर कीपर थी, उसके अलावा फिर कैली जो कि बेनिफिशियरी थी, उसका बॉडीगार्ड मुडरोच, जैकरी जो कि स्टीव का बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, और फिर एक पुलिस ऑफिसर भी वहाँ थे। तब यहाँ पर बैठे तो उन्होंने कहना शुरू किया जैक्सन ने कि देखिए, सुजान ने इस मामले में काफ़ी तहकीकात अच्छी तरह से की है, और इसका बहुत सारा क्रेडिट उसी को जाता है। अब वो देख कर सिमकॉक्स ने थोड़ा मुंह बनाया, मुंह तो बनाना लाजमी था। उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि कैली ने सीक्रेटली शादी कर ली थी बिल के साथ में। अब ये बिल कौन है? तो हमने इसके बारे में थोड़ी तहकीकात की, और हमको पता चला कि ये बिल हमारा विलियम से, और ये विलियम जो है वो हमारा बिल है, क्योंकि अंग्रेजी में आमतौर पे विलियम का शॉर्ट फॉर्म बिल ही होता है। इस पर किसी को शक नहीं हुआ था। तो देखिए भाई, अगर वो चुपचाप से शादी करती है, अपडेट नहीं करती, तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है, और फिर जिसने पॉलिसी बनाई उसी से शादी कर लेती है, तो पॉलिसी तो नलीफाई हो जाती है। तो इस तरह से पॉलिसी नलीफाई हो रही है। अब मुडरोच जो कि इसका बॉडीगार्ड था, जिस दिन स्टीव की डेथ हुई उससे वो मिलने गया था, लेकिन क्या उसने उसको मारा? नहीं, उसने उसको नहीं मारा, क्योंकि सक्सेशन के कुछ पेपर लेकर गया था जिसमें उसको शादी साइन वगैरह करने थे, साइन करवाया और वो लौट कर आया। अब स्टीव की मौत कैसे हुई? तो स्टीव की मौत कुछ यूं हुई थी कि उसको स्लीपिंग पिल्स दी गई थी, फिर वो लैडर के ऊपर चढ़ा था और लैडर उसके ऊपर गिर पड़ी, लेकिन ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता था। तो मामला क्या था? तो किसी ने उसको स्लीपिंग पिल दी, वो नींद में आ गया, नींद में पड़ा हुआ था, उसको नीचे गिरा दिया गया, और उसके बाद में उसके ऊपर से लैडर को गिरा दिया गया, उससे उसकी मौत हुई है। इस तरह से वो मारा गया है। लेकिन अब ये स्लीपिंग पिल उसको कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो उसके बड़ा करीब हो, जिसको वो जानता हो। क्या कैली या फिर मुडरोच या फिर जैकरी, इनमें से कोई एक इस काम को कर सकता था। उन्होंने कहा कि इसमें से किसी ने भी इस काम को नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि जो ये कहा जा रहा है
कि इसके पॉलिसी में कैली इसकी बेनिफिशियरी थी, ये भी गलत है। उसने बाद में उस पॉलिसी को अपडेट करवाया था। कैली उसकी बेनिफिशियरी नहीं थी, वो चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका वो अकेला ट्रस्टी था वो उसकी बेनिफिशियरी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसके मौत का पैसा अगर उसी की चैरिटी में जाता है जिसका वो खुद बेनिफिशियरी है, तो पैसा उसको कैसे मिलेगा? वो तो मर चुका है। लेकिन ये बात नहीं थी, उसने उस चैरिटी के पेपर्स को भी चेंज करवाया था। उसने कहा था कि उसके जो डिपेंडेंट रहेंगे, डायरेक्ट डिपेंडेंट जिसको हम क्लोज रिलेटिव्स कहते हैं, वो उसके ट्रस्टी के पावर्स को ऑटोमेटिकली ले लेंगे अगर उसकी मौत हो जाती है तो। अब क्लोज रिलेटिव्स में कौन होता है? पेरेंट्स, जो कि इसके फादर थे, माँ, दोनों की मौत हो चुकी, बच्चे, इसकी शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ नहीं तो फिर पैसा इसको कैसे मिलेगा? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हमको वो पॉलिसी का पता क्यों नहीं चला कि जिसमें इसने अपने इस तरह से चैरिटी को अपना बेनिफिशियरी बनाया था। हमको तो इसकी बहन ही इसकी बेनिफिशियरी पता चल रहा था। दोनों का जवाब एक ही, दोनों सवालों का जवाब एक ही है, और वो ये है कि हमको जो पॉलिसी दी गई थी वो गलत कॉपी उसकी दी गई थी, और ये देने वाली रैचल थी। दरअसल हुआ ये था कि जिस तरह से बिल ने पॉलिसी बेचते वक्त में कैली को इन्फ्लुएंस करके उससे शादी कर ली थी, उसी तरह से रैचल ने इसी दौरान जब ये सारी इनकी आपस में मुलाकातें हो रही थी तो उसने स्टीव से बातचीत की, उसको इम्प्रेस किया, उससे शादी कर ली, फिर प्लान बनाया, और उसके बाद में उसको नींद की पिल्स दे दी, स्लीपिंग पिल्स दे दी, जिससे कि वो नीचे गिर पड़ा, और उसके बाद में उसके ऊपर उसने लैडर को डाल दिया, उससे उसकी मौत हो गई। अब ये उसकी ऑफिशियली वाइफ थी क्योंकि उसकी शादी वो पहले ही कर चुकी थी, उस शादी को सीक्रेट रखा गया था। लेकिन आगे चलकर होता यूं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिशियरी बन जाती और ये पैसा ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाता। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कि एक स्टोन से दो बर्ड्स को मारा गया है। हमने दोनों पॉलिसीज को नलीफाई करके दिखा दिया। बहरहाल पुलिस फिर उसके बाद में रैचल को गिरफ्तार करके वहां से ले गई। तो ये तो सारा किस्सा, आपके जो भी सवाल हैं रखे उनके जवाब आपको देता